आज न्यूज़ में प्रिंट मीडिया में चौराहे पर आपस में पद यात्रा की बातें सुनते दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा कि क्यों न इस पे एक अपनी पेशकश की जाए। आइए टॉपिक पर चलते हैं। पद यात्रा भारत में एक ऐसा राजनीतिक दांव है जिसका इतिहास काफ़ी लंबा है। सरकार से कुछ शर्त मनवाना हो तो धरना और खुद सरकार में आना हो तो पद यात्रा। यही दांव भारत के इतिहास में चलता आ रहा है। जब कोई पार्टी या नेता विपक्ष में हो और कमज़ोर हो सरकार के सामने, तो वह अपनी खोई जमीन पाने के लिए पद यात्राओं निकालता है, जिससे नेताओं सीधा जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करता है। कभी न कभी हर तरफ से यह कोशिश होती रहती है, जब जब वो अपने वर्चस्व को खोने लगते हैं। आज राहुल गांधी जो कर रहे हैं, वैसे पद यात्राओं पहले भी कई हुए हैं। कुछ तो उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी द्वारा भी की गई हुई है। आज बात जब पद यात्राओं की उठ रही है, तो यह जानना जरूरी हो गया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। धार्मिक क्षेत्र में पद यात्राओं का इतिहास काफी पुराना है और प्राचीन है। श्रावण महीनों में शिव भक्तों द्वारा पद यात्रा, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, इनका इतिहास काफी पुराना और प्राचीन है। पर आजकल बात राजनीतिक पद यात्राओं की है, तो राजनीतिक पद यात्रा का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी राजनीतिक यात्राओं के मुख्य वास्तुकार यानी कि चीफ आर्किटेक्ट थे। गांधी जी हमेशा पैदल चल चल कर लोगों से संपर्क स्थापित करते रहते थे और इससे वो लोगों में जन चेतना जगाने का काम करते थे। भारत में जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी, तब नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। तब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकालकर एक मुहिम की शुरुआत की, जो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इस यात्रा का इतना बड़ा असर हुआ कि एक वर्ष तक पूरे देश में नमक सत्याग्रह चलता गया और इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बुनियाद। आइए जानते हैं इतिहास की वो कुछ यात्राओं जिन्होंने पलटकर रख दिया भारतीय सियासी के हवा के रुख। आज इस पंक्ति में सबसे पहला नाम समाजवादी नेता चंद्रशेखर का है। समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने 1983 में उस वक्त की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ 4,200 किलोमीटर की यात्रा की। वे जनता का विश्वास वापस जीतना चाहते थे। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की इस यात्रा में कुल 4 महीने का समय लगा। इससे वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। वाईएस राजशेखर रेड्डी। 2003 की ये बात है, जब टीडीपी का आंध्रा में शासन था। 3 दशक तक टीडीपी का शासन था। इस 3 दशक के मायने से यही समझ में आता है कि उस वक्त की सत्तारूढ़ पार्टी बहुत मजबूत थी। तब वाईएस राजशेखर ने प्रजा प्रस्थानम नाम के 2 महीनों की पदयात्रा को ही सत्ता में आने का रास्ता देखा। उन्होंने राज्य में कई जिले में भीषण गर्मी के दौरान लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा की। इस जनसंपर्क यात्रा ने लोगों के भावनाओं को कांग्रेस की तरफ धकेल दिया। इससे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को हार का सामना करना पड़ा। इस यात्रा ने वाईएस राजशेखर रेड्डी को 2004 में सीएम बनाया और उसके साथ ही 2009 में विधानसभा चुनाव भी जीता गया। अगला नाम चंद्रबाबू नायडू का। राजशेखर रेड्डी द्वारा की गई यात्रा से चंद्रबाबू नायडू 2004 और 2009 दोनों चुनाव हार गए। तब टीडीपी नेता ने 2013 में वही पदयात्रा वाली राजनीति अपनाई। यात्रा से वे जनता के बीच अपनी खोई हुई पकड़ स्थापित करते नजर आए। उन्होंने 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस यात्रा का नाम था वास्तुना मीरुकोशम, यानी मैं आपके लिए आया हूँ। इसके फलस्वरूप वो राजनीति में पुनः स्थापित हुए। आखिरकार 2014 के विधानसभा में उनकी पार्टी सत्ता में आ ही गई। अब आइए जानते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी के बारे में। नई पार्टी का गठन वाईएस आरसीपी और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के साथ पिता के मौत और 2014 का चुनाव हारने के बाद अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत पाने के लिए 2017 में जगन ने आंध्रा में 3,648 यानी कि 3,648 किलोमीटर लंबी यात्रा की, जो 341 दिन चली। अंततः उन्हें भी रिजल्ट्स हाथ लगा और 2019 में वो सीएम बने। अगली पंक्ति में हैं दिग्विजय सिंह।
कांग्रेस के जाने माने और सीनियर नेता एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने 2017 में राज्य में नर्मदा नदी के किनारे 3,300 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने इसे गैर राजनीतिक बताया, इसे धार्मिक और आध्यात्मिक बताया, पर इस 6 माह की अवधि में वे एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम भी किए। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और इस यात्रा का फल भी मिला। इंदिरा गांधी। अब बारी है राहुल के खुद की दादी इंदिरा गांधी की। इमरजेंसी के हटने के बाद 1977 के लोकसभा में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थी। इतना तक कयास लगाने जाने लगा था कि मानो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। उस वक्त बिहार के बेलछी में भयानक जातीय संघर्ष हुआ था। उसमें 14 लोग मारे गए थे। तब बेलछी की यात्रा की थी और इसका फायदा भी मिला। 1980 में फिर से वो जीत कर सरकार बनाने में कामयाब भी हो गई थी। राजीव गांधी। राहुल गांधी के पिता ने भी ऐसी ही एक यात्रा की थी जिसका नाम था संदेश यात्रा। भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी संदेश यात्रा की थी। इसे रेल यात्रा भी कहा जाता है क्योंकि वो ट्रेन की सेकंड क्लास में यात्रा करते थे। वो उस समय पीएम भी थे और उनका मकसद संगठन को मजबूत करना था। बीजेपी की रथ यात्रा। 1990 में बीजेपी ने राम मंदिर को एक बड़े मुद्दा में तब्दील कर दिया और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रथ यात्रा की जिसका बागडोर लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे। ये यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक जानी थी, पर बिहार में इसे रोक दिया गया था। पर बीजेपी 120 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। ये इसी यात्रा का नतीजा था। अब ममता बनर्जी। 2007 में वेस्ट बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और काफ़ी मजबूत थी। तब नंदीग्राम की घटना के बाद ममता ने सिंगूर से नंदीग्राम तक की पैदल यात्रा की। उन्हें इसका काफ़ी फायदा हुआ। 2011 में वो सीएम बनने में कामयाब भी हुई। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये राजनीतिक यात्राएं अक्सर वे पार्टियां और नेता निकालते हैं जो सत्ता से बाहर होते हैं और इसके जरिए वो अपनी खोई पकड़ मजबूत करने का प्रयास भी करते हैं और कितने बार वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी का यह प्रयास जिसमें वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, वो खुद इस यात्रा में बच्चों को गले लगा रहे हैं, युवाओं के साथ चलते हुए बातें कर रहे हैं, अपनी माँ और बहन के साथ इसमें बिताए क्षण से वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी तपस्वी वर्ड का यूज़ करते हुए खूब नज़र आ रहे हैं और उनकी पार्टियां भी इस वर्ड को बुनाने में लगी हुई है। आज सत्ता में या विपक्ष में बैठे लोग कुछ भी कह रहे हैं, पर राहुल गांधी अपनी ओर से कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वही कांग्रेस भी इस यात्रा में अपनी जान डालकर कांग्रेस को मजबूत करने में लगी हुई है। अब इस यात्रा का क्या परिणाम आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात है कि आज से पहले राहुल इतनी चर्चा के विषय में कभी नहीं थे। आज राहुल गांधी के प्रयासों को पूरा इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, पर जनता को क्या यह भाती है या नहीं ये वक्त ही बताएगा। पर हाँ, कांग्रेस में एक नए उत्साह का संचार तो जरूर करेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राहुल जनता के बीच ऐसे चल रहे हैं, लोगों का मनों में भी उनके प्रति सद्भावना जाग रही है। अब क्या ये चुनाव में राहुल गांधी को कितने फायदे देते हैं ये तो देखने की बात होगी। आज बीजेपी भारत में बहुत मजबूत है। उनके चेहरे के दम पर उन्हें वोट भी मिल रही है। उनके कामों की विदेश तक में धूम है। पीएम आज हमेशा ग्लोबली ट्रेंड करते रहते हैं। बीजेपी के पास अपनी विचारधारा में मजबूत कैडर आधार भी है। कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि उनका सामना कैसे किया जाए, इसलिए कांग्रेस कभी धर्मनिरपेक्षता तो कभी हिंदुत्व की शरण लेते नजर आ रहे हैं। अब की बार उनका जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसके बाद भारत की राजनीति में क्या होगा। क्या कांग्रेस मजबूत होगी या चुनाव जीतेगी कि तो जनता का मूड ही तय करेगा। मेरा काम तो बस आपके पास तक एक सटीक जानकारी साझा करना था। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो यूट्यूब की भाषा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा।
फिर मिलते हैं अगली किसी भारत की बात में। धन्यवाद।